नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो देहरादून सीएम धामी के उपचुनाव लड़ने का जो है सस्पेंस है वो खत्म हो गया है। देहरादून से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम धामी के उपचुनाव लड़ने की सीट का सस्पेंस खत्म। चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी के लिए चंपावत विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को कैलाश गैतोड़ी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण को इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। यानी कि कुल मिलाकर अब ये तय हो गया है कि सीएम धामी उपचुनाव चंपावत सीट से ही लड़ेंगे। जनता के लिए समर्पित भाव से काम किया है। उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की और वो इच्छा उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार जाहिर करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि चंपावत के हित में, चंपावत के विकास के लिए यदि मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ते हैं तो मैं अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूं। हम लोग बैठने के बाद चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद संगठन में केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की और बातचीत होने के बाद कल ये डिसाइड हुआ कि आज कैलाश गैतोड़ी जी अपने विधानसभा की सदस्य से रिजाइन करेंगे और आज उन्होंने अभी विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ अपना इस्तीफा दिया, जिसको विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया है। मैं गैतोड़ी जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने राज्य में एक ऐसी सीट अपने मुख्यमंत्री के लिए छोड़ी है जो निश्चित रूप से जनता के दिलों पर आपने राज करते हुए एक शानदार लगातार जीत आपको मिली है। गैतोड़ी जी ने आज इस रूप में एक बड़ा समय था वो कि 6 महीने पहले किसी एक युवा को उत्तराखंड की बागडोर संभलवाई गई थी और मेरे ख्याल से 54 साल की उम्र मेरी है। 5-7 मुख्यमंत्री हमने देखे हैं और एक ऐसा व्यक्ति जिस पर एक राष्ट्र नायक और एक अवतारी पुरुष की नज़र गई थी और संगठन के उन वरिष्ठ त्यागी पुरुषों की नज़र गई थी जिन्होंने अपना जीवन इस भारत माता के लिए समर्पित किया है। तो एकाएक ऐसा हुआ कि उस जगह की खूब सेवा करते हुए 6 महीने में फिर भी वो चुनाव हार गए। तो जैसे ही मेरा रिजल्ट निकला तो मेरे बगल की सीट थी और मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को छात्र काल से जानता हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारे जूनियर रहे हैं। तो उनकी जो कार्य करने की एक अपनी कुशलता है। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, एक तरह से देखा जाए तो अब सस्पेंस खत्म हो गया है। सीएम धामी जो है वो चंपावत सीट से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। तो उपचुनाव लड़ने को लेकर अब किस तरह की हलचल नजर आ रही है और ये सब कुछ क्लियर होने के बाद अब क्या कुछ स्थिति है प्रदेश में? क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जब ये सस्पेंस रहा उस वक्त कई विधायक जो है वो दावेदारी कर चुके थे सीट छोड़ने की। जी राजश्री, निश्चित तौर पर अब जो सस्पेंस है वह पूरी तरीके से खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। तस्वीरें साफ हो गई हैं। कैलाश गैतोड़ी ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को दिया है। तो कहीं ना कहीं जो अटकलें लग रही थी लगातार वह उस पर विराम लग गई है। इसके साथ ही अब चुनाव की तैयारियां भी करनी शुरू कर दी गई हैं। जो मंत्री और नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो चुनाव होना है, चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार अटकलों पर विराम लगने के साथ ही अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए जो सीट है वह सीट का निर्धारण हो चुका है और इसके अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के लिए निकलेंगे। उनके साथ में कैलाश गैतोड़ी भी मौजूद रहेंगे। कैलाश गैतोड़ी को अभी हम सुन रहे थे, कैलाश गैतोड़ी ने साफ तौर पर कहा कि वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही पढ़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये नाता है, चाहे पड़ोस का, अगर पड़ोस की सीट की बात की जाए तो पड़ोस की सीट भी और चंपावत और खटीमा एक अगल बगल है और इसके साथ ही और मुख्यमंत्री और कैलाश गैतोड़ी दोनों लोग एक ही विश्वविद्यालय में तो पढ़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक मित्रवत व्यवहार जो निभाया है कैलाश गैतोड़ी ने निभाया है, इसको लेकर अब वह चंपावत भी जा रहे हैं, साथ में चंपावत जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब तस्वीरें भी साफ हो गई हैं और एक दोस्ताना व्यवहार भी निभाया गया और उन्होंने अपनी सीट भी छोड़ी। तो
साफ तौर पर है कि संगठन पूरी तरीके से, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी सभी को साथ में लेकर चलती है, और इसकी मिसाल या पेश कैलाश गहतोड़ी ने की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर। बिल्कुल, और एक तरह से देखा जाए नवीन, तो अब कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। कांग्रेस में वैसे ही प्रदेश में जो स्थिति है वो काफी उठापटक वाली बनी हुई है, तो अब किसी जो दावेदारी कांग्रेस की तरफ से होगी धामी को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि कांटे की टक्कर हो, ऐसा कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी। जी निश्चित तौर पर, जहां एक तरफ चेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद स्वयं रहेंगे, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक जरूर मुश्किल जरूर साबित होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में कौन सा नेता खड़ा होगा जो उनको टक्कर दे सके, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें जरूर भी बढ़ने वाली हैं। लेकिन कांग्रेस जो है लगातार मंथन कर रही है कि इस सीट पर किसको चुनाव लड़ा जाए। हालांकि अभी इस्तीफा हुआ है, सीट का निर्धारण और चुनाव का निर्धारण कौन प्रत्याशी कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा इसका निर्धारण अभी नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो लगातार उत्तराखंड में अटकलें लग रही थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव लड़ने की, वह अटकलें पूरी तरीके से अब खत्म होती हुई नजर आ गई है। तस्वीर साफ हो गई है, सीट साफ हो गई है। चंपावत विधानसभा जो है उनकी सीट रहेगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही वह सबसे पहला काम यही करने जा रहे हैं कि वह चंपावत जा रहे हैं, वहां की जनता से आशीर्वाद लेंगे, मंदिर में जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। तो शुरुआत जो है वो पूजा से शुरू करने वाले, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी जाएगा चंपावत की जनता को लेकर कि जहां सीट का निर्धारण। हम कैलाश गहतोड़ी की भी अगर हम बात करें नवीन, तो वो दूसरी बार विधायक बने हैं चंपावत सीट से ही, और लगभग 5000 से ज्यादा मतों से उन्होंने जीत हासिल की है, और विधायकी उन्होंने छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया है। तो पार्टी में ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है अब आगे। जी निश्चित तौर पर कैलाश गहतोड़ी का यह बयान आया था कि मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, मेरी कोई भी मांग नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के सामने यह साफ कह दिया है कि मेरी कोई मांग नहीं है। हाँ, मैं पार्टी और संगठन के लिए लगातार काम करता रहूंगा, और लगातार जो भी कार्य मुझे दिया जाएगा उसे मैं करता रहूंगा। तो कैलाश गहतोड़ी ने अपना मन, अपनी तस्वीर जरूर साफ कर दी है कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी लालच नहीं है। लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसे मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। तो कहीं ना कहीं यह जरूर बात होती है कि पार्टी अब कैलाश गहतोड़ी के लिए क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या उन्हें संगठन, क्या उन्हें कहीं और जगह मिलेगी, या फिर उन्हें मतलब अगर रास्ता बाहर की बात की जाए तो बाहर का रास्ता तो नहीं दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं संगठन भी और बीजेपी भी जरूर कहती है कि अगर संगठन है साथ में, सबको साथ में लेकर चलने की बात बीजेपी लगातार कहती है। और कैलाश गहतोड़ी ने भी अपनी इच्छाएं यह भी जाहिर की हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, मैं पार्टी के लिए लगातार काम करता रहूंगा, पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसे मैं बखूबी निभाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो चारधाम यात्रा से पहले बढ़ सकता है किराए में बढ़ोतरी को लेकर कमेटी का गठन। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बैठक की है। अब परिवहन आयुक्तों के साथ निजी वाहन संचालकों की बैठक हुई है। किराए में 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने ये बैठक की है और किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है, ऐसे में किराया बढ़ सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे देहरादून से, किराए में 25% तक बढ़ोतरी हो सकती है। आज 2 चरणों में सीएम योगी के सामने विभागों का प्रेजेंटेशन होना है। 11 बजे गृह विभाग से जुड़े विभागों का प्रेजेंटेशन होगा, यानी कि कुछ ही देर में ये प्रेजेंटेशन शुरू होगा। वहीं परिवहन और आबकारी समेत कई विभाग अपना प्लान पेश करेंगे। यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना सरकार का लक्ष्य रहेगा। शाम 5:30 में विविध सेक्टर का प्रेजेंटेशन होना है। तो कुछ ही देर बाद आज इकोनॉमी सेक्टर के प्रेजेंटेशन होंगे। शाम 5:30 बजे विविध सेक्टर का प्रेजेंटेशन होना है। लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो आज 2 चरणों में प्रेजेंटेशन होने वाले हैं। अनूप संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। अनूप, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आज 2 चरणों में प्रेजेंटेशन होना है, एक 11 बजे और एक 5:30 बजे। क्या कुछ रहेगा उसमें, कौन कौन अधिकारी शामिल होंगे, कौन कौन से विभागों की समीक्षा आज मुख्यमंत्री करेंगे?
देखिए राजश्री, पहले प्रेजेंटेशन जो 4 विभागों का रखा गया है, 11 बजे से स्टार्ट होना है। काफी अहम जो विभाग हैं, गृह विभाग की बात करें, होमगार्ड विभाग की बात करें, या फिर जो साथ ही साथ जिस तरीके से राजस्व को भी रखा गया है, कुछ जानकारी आपको दें, क्योंकि गृह विभाग काफी महत्वपूर्ण विभाग है। क्या कुछ गृह विभाग में अपडेट होने वाला है लगातार। हालांकि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी गृह विभाग को काफी मजबूती से उन्होंने आयाम तक पहुंचाया है, और काफी जो अभी तक शिथिलता पिछले सरकारों में रही थी उसको दूर की गई है। अब सचिवालय की बात करें, क्योंकि सचिवालय विभाग का प्रेजेंटेशन होने जा रहा है। सचिवालय विभाग में पहले ही मुख्यमंत्री ने जो लंच का समय वो कम आधे घंटे का रखा गया है, और आने जाने के जो समय है वो भी निर्धारित कर दिया गया है। यानी कहीं न कहीं जिस तरीके से काम को प्राथमिकता या विकास को लेकर सरकार का एजेंडा है, उस पर लगातार सचिवालय विभाग काफी अहम विभाग माना जाता है। सभी फाइलें सचिवालय विभाग में होती हैं। दूसरी बात, अब कारागार की करेंगे। कारागार में लगातार सुधार की जरूरत है। लगातार योगी सरकार सुधार कर रही है। योगी सरकार 2 बनने के बाद सबसे पहला काम किया गया था कि मृत्यु पर विजय पाने वाले ऐसे मंत्र जो शिव मंत्र को वहां पर जेलों में धुन सुनाई जाती है। यानी कहीं न कहीं जिस तरीके से लगातार जेलों को सुधार के साथ साथ क्या उनको और सुधार की जरूरत है, क्या वहां पर जो खबरें आया करती थी कि मोबाइल से बात या फिर गैंगस्टर वहां से अपनी दुकान चलाते थे, तमाम चीजों पर आज गहन चर्चा होगी और 100 दिन का काम का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। होमगार्ड विभाग का भी प्रेजेंटेशन 11 बजे है। होमगार्ड विभाग में अभी हाल में ही कैबिनेट में पिस्टल लेने की अनुमति दी गई थी, वहां पर संस्तुति की गई थी। निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार होमगार्ड विभाग को एक आधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए एक सरकार का प्रयास है कि पुलिस के साथ कदम से कदम मिला के होमगार्ड विभाग भी आगे बढ़े और आधुनिक हथियारों से लैस रहे। जी राजश्री। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अनूप आपका नजर बना रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि 11 बजे ही प्रेजेंटेशन होना है तो इस पर नजर बनी रहेगी। लखनऊ से बड़ी खबर, कोरोना केस को लेकर प्रदेश के सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर के अस्पतालों में अलर्ट जारी किया है। सभी मेडिकल कॉलेज में डेडिकेटेड कोविड वार्ड तैयार। केस बढ़ने पर 10% बेड आरक्षित करने के निर्देश जारी। प्रदेश में 540 ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिए गए हैं। विशेषज्ञों का अनुमान, चौथी लहर में संक्रमण का स्वरूप नहीं बदलेगा। हर्ड इम्यूनिटी के कारण ज्यादा नहीं दिखेगा संक्रमण का असर। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। विशेषज्ञों ने ये कहा है कि चौथी लहर में संक्रमण का स्वरूप नहीं बदलेगा। हालांकि चौथे चरण को लेकर यहाँ पर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है सभी अस्पतालों में। कोरोना को लेकर प्रदेश के सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी। लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर के अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। सभी मेडिकल कॉलेज में डेडिकेटेड कोविड वार्ड भी तैयार कर दिए गए हैं। केस बढ़ने पर 10% बेड आरक्षित करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ताज नगरी आगरा में योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि जिस तरीके से भाजपा को एक बड़ा बहुमत मिला है उस तरीके से सरकार नहीं चलाई जा रही। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी, महंगाई पर ध्यान न देकर बुलडोजर पर ध्यान दे रही है। योगी सरकार अवैध निर्माणों पर बुलडोजर नहीं चला रही है, बल्कि ये मुस्लिमों और सपा नेताओं पर टारगेट करते हुए बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने भीमनगरी में हुए हादसे में मारे गए मृतक के परिजनों से मुलाकात की और परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जिस तरीके से सरकार चल रही है, सरकार के चलाने का तरीका बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने का है। आज सवाल इस बात का है कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और लगातार अगर अवैध और वैध कौन तय करेगा? बुलडोजर चल रहा है। आपने कहा और सरकार तो खुद ही अवैध है। जिस तरीके का जन मानस का समर्थन था वो समर्थन वोट में नहीं दिखाई देता है, लेकिन अवैध सरकार खुद बनी है, तो इस सरकार में बुलडोजर कब चलेगा?
इधर गाजियाबाद में स्कूल बस से छात्र की मौत का मामला, गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे 58 जाम कर दिया। मोदी नगर थाने के बाहर परिजनों ने चक्का जाम किया है और स्कूल प्रबंधन को प्रशासन बचाने की कोशिश कर रहा है, ये परिजनों का आरोप है। तो स्कूल बस से छात्र की मौत का ये पूरा मामला है। गाजियाबाद से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। परिजनों में गुस्सा है, परिजनों ने इसे लेकर चक्का जाम किया है और कहा सुनी और बहस भी यहाँ पर देखने को मिली। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन को प्रशासन बचाने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता हैदर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हैदर, सबसे पहले तो आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे कि यह हादसा हुआ कैसे और अभी क्या कुछ स्थिति है, परिजनों का क्या कुछ कहना है। राष्ट्रीय अगर बात की जाए, देखो गाजियाबाद के दयावती मोदी भोली स्कूल था। यहाँ पर सुबह स्कूल बस बच्चे को लेने के लिए गई थी। वो चौथी क्लास का 11 साल का बच्चा था, जिसके माँ का कहना है कि बच्चा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। उसको वो बस लेकर गई थी। रास्ते में पोल से टकराने के बाद, यानी कि जो अस्पताल के लोग कह रहे हैं, इसके अलावा जो विद्यालय के प्रशासन के लोग कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि बच्चे ने उसको उल्टी लगी और उसने है ना खिड़की के बाहर जैसी झांका तो वो वहां से बाहर से आ रहे खंबे से वो टकरा गया, जिससे उस बच्चे की इंजरी हो गई। उसको अस्पताल ले आया गया तो वहां पर उसकी मौत हो गई इलाज दौरान। लेकिन जो परिजन है उनका साफ तौर पे कहना है बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था और अगर उल्टी वगैरह उसको हो रही थी, वोमिटिंग वगैरह हो रही थी, तो उनको क्यों नहीं बताया गया। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, जब मौके पर देखा गया बस को, तो बस की हालत इतनी खराब थी तो कहीं ना कहीं वो इतनी सटीक से वहां से जो खंबा लगा है वो बहुत सटीक से लगा हुआ है, जिससे बच्चे के इंजर्ड हुआ है। वही बात की है तो आपको जो आरटीओ है, आरटीओ ने बताया है इसमें मौजूदा एसडीएम को जो रिपोर्ट सौंपी है, क्योंकि सीएम ने इस पर संज्ञान ले लिया है। सीएम रिपोर्ट तलब कर रहे हैं डीएम से इस पूरे मामले में। तो बताया गया है आरटीओ ने कि ये जो बस चल रही थी तो बस का निरस्त कर दिया गया था। बस का कोई चलाने का कोई आदेश नहीं था, लेकिन जो विद्यालय प्रशासन है वो इसको दुक्का चोरी से चला रहा था और जो कहीं ना कहीं अभी शक के घेरे में आ चुका है। और यही वजह है कि रात से पुलिस ने इनको अरेस्ट कर रखा है, ड्राइवर को भी अरेस्ट कर लिया है और पूछताछ जारी है। वहीं आज जो धरना दे रहे हैं लोग, इनका साफ तौर पर कहना है जब रिपोर्ट आई है एआरटीओ की, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो परिजन है उनके साथ जितने भी सपोर्टर है उनमें गुस्सा दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि उन्होंने और इस वक्त की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे की मौत हुई है और बेहद दुखद यह हादसा हम कह सकते हैं। परिजनों की नाराजगी देखने वाली है और कहीं ना कहीं अब जांच का विषय भी है कि आखिर बच्चे की मौत कैसे हुई, क्योंकि परिजनों का कुछ और कहना है, स्कूल प्रबंधन का कुछ और कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखेगा इस पूरी खबर पर। इधर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार का घेराव किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी समेत देश के अन्य राज्यों में भी अवैध निर्माण की आड़ में जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जिसमें गरीब लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, जबकि सरकार को उन अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्ती कार्रवाई करनी चाहिए जिनके भ्रष्टाचार की वजह से ही अवैध निर्माण हो रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो गोंडा से है। गोंडा में ब्लॉक स्तर पर मनरेगा में घोटालों की भरमार। जंजरी के बाद अब वजीरगंज में हुआ बड़ा घोटाला। 3 साल में हुआ 1.5 करोड़ का घोटाला। मजदूरी से ज्यादा सामग्री खरीद में भुगतान हुआ। 1-2 नहीं 35 ग्राम पंचायतों में ये खेल हुआ है। जिम्मेदारों ने सरकारी धन का जमकर बंदरबांट किया है। शिकायत पर डीएम ने मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे, संवाददाता विपिन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, सबसे पहले तो पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे और डीएम ने हालांकि जांच के आदेश तो दे दिए हैं, तो जांच कहां तक पहुंची इस पूरे मामले पर? जी राष्ट्रीय, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि गोंडा में मनरेगा का घोटाला आम बात हो गई है। अभी इससे पहले जंजरी ब्लॉक में मनरेगा में डबल भुगतान को लेकर बीडीओ पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई और अब वजीरगंज ब्लॉक में 35 ग्राम पंचायतों में बड़ा खेल हो गया। मजदूरी के नाम पर नहीं, सामग्री खरीद के नाम पर करीब 1.5 करोड़ का भुगतान करा दिया गया, लेकिन कानो कान किसी को खबर नहीं लगी। ये एक बड़ी बात है। अब इस पर शिकायत हुई है, जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से प्रदेश सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे घोटालेबाजों पर क्यों नहीं तक कार्रवाई होती है, जिससे कार्रवाई घोटाला करने से पहले 100 बार सोचना पड़े। लेकिन गोंडा में मनरेगा घोटालों में आम बात है। अधिकांश ब्लॉकों में
जमकर भ्रष्टाचार किया जाता है, बंदर पैसों, सरकारी पैसों का बंदरबांट किया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई ठोस नहीं हो पाती है। अब इस पर शिकायत हुई है और वही सीएम जो उज्जवल कुमार है उन्होंने संज्ञान लिया है और जांच करा रहे हैं। ये भी सही है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए योगी सरकार में, जो जनता योगी सरकार में अपेक्षा करती है कि अपराधियों पर, भ्रष्टाचारियों पर, घोटालेबाजों पर सख्त कार्रवाई होगी, वो नहीं दिख रहा है। जी रात्रि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद यही करेंगे कि अब डीएम ने जब जांच के आदेश दिए हैं तो जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।